एक्जिमा मोस्टली दूसरों को नहीं फैलता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक्जिमा दूसरों को फैल सकता है, चाहे आप अंदरूनी एक्जिमा की बात करें या एक्जिमा बाहर के कारण से वजह से हो रहा है, वो किसी और को नहीं फैलेगा। किसी को कोई ऐसी खुजली, एक्जिमा या स्किन की कोई एलर्जी हुई हो और उसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ा हो, कोई एंजाइटी ट्रिगर हो गई उसकी वजह से, और या तो वो डिप्रेस रहने लगे अपने स्किन को लेके, अपीयरेंस को लेके, ये तो बहुत कॉमन है। कोविड के बाद स्टेरॉइड को लेकर के बहुत सारे मिथ दिमाग में जो है क्रिएट हो गए कि ये नकारात्मक चीज़ ही है। कुछ लोग उसको बहुत यूज़ करते हैं, मैंने देखा उनकी स्किन पतली हो जाती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको हम लोग टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेज या कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड डर्मेटाइटिस बोलते हैं। इंडिया में हर किसी को गोरा दिखना जरूरी है, तो वो जैसे ही उसको मान लो एक हफ्ते के लिए छोड़ेगा, उसकी फिर से स्किन डल लगने लगेगी, तो कभी वो इस साइकिल से निकल ही नहीं पाता है। मॉइस्चराइजर मेक्स ऑयली स्किन लेस ऑयली एंड ड्राई स्किन लेस ड्राई। अक्सर काफी लोग आएंगे, मेरी स्किन तो इतनी ऑयली है, मैं तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगा। बट क्योंकि आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो, इसीलिए आपकी स्किन ऑयली है। किसी का हाइट लंबा है, किसी का हाइट छोटा है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, किसी के बालों का रंग डिफरेंट है। हम सब में 2 आंखें, 1 नाक, 1 लिप्स हैं, 2 कान हैं, लेकिन सबके बॉडी में जेनेटिक के वजह से डिफरेंट मैकेनिज्म्स है बॉडी के। वही चीज स्किन का भी है। मौसम बदला नहीं कि हमारे स्किन में हलचल शुरू हो जाती है। कहीं खुजली, कहीं रैश, कहीं लाल चकत्ते। पसीना आए तो जलन होती है, ठंडी हवा चले तो सूखापन महसूस होता है। लोग कहते हैं कि ये छोटी मोटी स्किन एलर्जी है, लेकिन जो इससे गुजरता है वो जानता है कि ये कितनी परेशान करने वाली चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं अतुल, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम उस मौसमी एलर्जी पर बात करेंगे जिसे कई बार लोग एक्जिमा का नाम देते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, दोनों कितने कॉमन हैं, कितने अलग हैं, यह भी जानेंगे कि इनका इलाज क्या है। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव। वेलकम मैम। हेलो। अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो बहुत सारे आसपास हमारे लोग स्किन के इश्यूज लेकर के परेशान हैं। वो खुजली है, उसमें लाल चकत्ते हैं। कई बार गूगल करने पर अपने सिम्टम्स लोगों को एक टर्म सामने आता है कि एक्जिमा है या कोई और स्किन से जुड़ी हुई कोई बीमारी सामने आती है। तो जरा इसको आगे बढ़ने से पहले इसको आप समझा सकें कि एक मौसम बदलने वाली जो एलर्जी होती है, मौसम बदलने से जो होती है स्किन में, और ये एक्जिमा, ये इसमें क्या अंतर है? देखिए, एक कॉमन मैन के लिए जो एक सिंपल सा टर्म है वो है रैश या एलर्जी। अब एक कॉमन मैन के लिए स्किन पे किसी भी तरीके के लाल निशान हो जाए या स्किन एबनॉर्मल दिखे तो वो उसको रैश बोलेगा या एलर्जी बोलेगा। बट एक स्किन डॉक्टर के लिए एलर्जी के भी कई क्लासिफिकेशन है, उसके भी कई सब टाइप्स हैं। अब वो एलर्जी आपका पेम्फिगस नाम की एक बीमारी भी हो सकती है और वो एलर्जी आपका एक्जिमा भी हो सकता है। कॉमनली जो एलर्जी है उसको हम एक्जिमा ही बोलते हैं, जिसका लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन है वीपिंग स्किन। क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये है कि स्किन आपकी इच करेगी, पानी टाइप का ऊज करेगी और उसमें कुछ तरीके के निशान हो जाएंगे, जिसको हम लोग मेडिकली डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो डर्मेटाइटिस, एक्जिमा और एलर्जी एक ही डिफरेंट सिनोनिम आप कह सकते हैं। एक कॉमन मैन उसको एलर्जी या रैश बोलता है और मेडिकली हम उसे एक्जिमा या फिर डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये तीनों सेम ही है? सेम ही है। अच्छा, और क्या सिम्टम्स को देख के कह सकते हैं कि नहीं ये नॉर्मल एलर्जी है? क्या एक्जिमा कोई सिर्फ मेडिकल टर्म है या एक कोई सीवियर सिम्टम को भी हम एक्जिमा कहते हैं? मोस्टली ये जो एक्जिमा होता है वो स्किन से ही लिमिटेड होता है। अब एक्जिमा एक कॉमन इंसान उसको एलर्जी बोल सकता है, पर अगर आप स्किन डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसी एक्जिमा को वो कई तरीके का सब टाइप्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि एक एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक एक्जिमा एक तरीके का एक्जिमा होता है। डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो एक्जिमा का एग्जैक्ट कॉज बता पाएं। अच्छा। क्योंकि अक्सर हमें ये डाउट होता है कि एक्जिमा हमें हुआ क्यों। अब वो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑटो इम्यून होता है कि आपकी अंदरूनी स्किन में कुछ रिएक्शन हो गया, इसलिए हो गया, उसका कोई खास कारण नहीं है। पर कई बार आपके नॉर्मल दिनचर्या में कुछ चीज़ें होती हैं जिसके वजह से एक्जिमा हो जाता है। और मौसम भी कारण है इसका?
मौसम भी कारण है। एक्जिमा ना एक बहुत ही वाइड अच्छा, ब्रॉड टर्म स्पेक्ट्रम है। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सीजनल में जैसे कि अगर आप बात करें इंसेक्ट बाइट, मॉनसून सीजन में आपको रात को आप सोकर उठे और ओवरनाइट आपको एक निशान आ गया, उसको भी हम लोग पीडियस डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो कि एक तरीके का एक्जिमा ही है। उसी तरह कई बार धूप के एक्सपोजर से भी एक्जिमा हो जाता है, पॉलन इनके वजह से भी एक्जिमा हो जाता है। तो वो वाले सीजनल एलर्जीज होते हैं, बट इट इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही यूजुअली रूल आउट कर पाता है कि व्हाट एग्जैक्ट कॉज ऑफ एक्जिमा इज। अच्छा, तो आपने कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बताए इसके, और क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं इन एलर्जीज के मौसम अगर के आप अलावा? मोटा मोटी माने तो दो ही तरीके का एक्जिमा है। एक एक्जिमा जो अंदरूनी है और एक एक्जिमा जो बाहर के कारणों से हुआ है। अंदरूनी एक्जिमा मतलब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, बस आपको होना था तो हो गया। इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी में हमेशा कहती हूँ कि एक मशीन है, और एक मशीन में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और इसी तरह के शॉर्ट सर्किट से कई बार ये अंदरूनी एक्जिमा हो जाता है, जिसको हम लोग एंडोजेनस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एंड दूसरा टाइप का एक्जिमा है बाहरी कारणों के वजह से, जिसमें अक्सर कभी भी आपने खाया है उससे कुछ नहीं होगा, डाइट का कभी कोई कोरिलेशन नहीं है विद एक्जिमा। लेकिन सीमेंट कई बार घर पे कुछ काम चल रहा होता है, या जो लेबर्स काम कर रहे होते हैं घर बनाने में, उस सीमेंट से भी डर्मेटाइटिस हो सकता है, जिसको हम लोग सीमेंट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। कई बार रबर, लेदर, इन सब से भी एक्जिमा हो सकता है। आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो हेयर डाई से एलर्जी हो जाती है। तो ये सारे बाहर वाले कारण हैं कि बाहरी दिनचर्या के वजह से आपको डर्मेटाइटिस या एक्जिमा हो रहा है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जो कुछ सीवियर डिजीज़ होती है, जैसे लिवर की डिजीज़ है, अपने एडवांस स्टेज पे होती है, तो स्किन में खुजली, लोगों को परेशानियां होती हैं, और ये एक सीजनल एलर्जीज़ अलग हैं। अगर आपको कोई पहले से डिजीज़ है, उसकी जो एलर्जी है, उसकी जो खुजली सामान्य भाषा में कहें तो जो महसूस हो रही है स्किन पे, और ये जो ट्रिगर से हुई है मौसम से, या जो आप कह रही हैं पॉलन से या किसी मौसम से, सीमेंट से, ये कितनी अलग होती हैं? देखिए, एक इसके सिम्टम्स मैं पूछ रहा था। हाँ, एक पेशेंट आएगा इचिंग के साथ, अब वो बोलेगा मुझे खुजली हो रही है। ये एक स्किन केयर एक्सपर्ट का काम है ये आइडेंटिफाई करना कि वो खुजली किस कारणों से हो रही है। हम इसके लिए, वो कहते हैं ना, सिम्टम और साइन। पेशेंट हमेशा सिम्टम लेकर आएगा, और हमें कुछ इस तरह के सिग्नल्स या साइंस ढूंढने पड़ते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस इचिंग का क्या कारण है। जैसे कि आपने बोला लिवर डिजीज में भी इचिंग होता है, इसको बिलियरी प्रूराइटिस कहते हैं। हमारे लिवर से अटैच गॉल ब्लैडर होता है, उसमें बाइल एसिड होते हैं, वो हमारे फैट को पचाने के काम आते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली रिलीज होते हैं ताकि हम जो भी अपने खाने में फैट ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो जो बाइल एसिड सिक्रीट हो रहा है वो वेस्ट चला जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। उस बाइल एसिड के एक्सेसिव होने के वजह से लिवर रिलेटेड इचिंग होता है, जिसको हम लोग बिलियरी प्रूराइटिस कहते हैं। अब हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो इचिंग एक एलर्जी, एक्जिमा, स्किन डिजीज के कारण है या इंटरनल कोई प्रॉब्लम है? जो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से इचिंग होती है उसमें आपको किसी तरीके के स्किन लीजन नहीं दिखते हैं। अच्छा। उसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम दिखेगा स्क्रैच मार्क, मतलब आपने खुजली की, उसके वजह से वहां पे स्क्रैच मार्क आ गया। ड्राइनेस भी दिखती है क्या? ड्राइनेस इज अ कॉज ऑफ इचिंग। अच्छा। कई बार अगर हमें कोई रीजन नहीं मिलता, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 60, इसको हम लोग जीरोटिक स्किन बोलते हैं, ड्राई स्किन बोलते हैं। अच्छा। और सिर्फ ड्राई स्किन के वजह से भी इचिंग हो जाती है। और कई बार अगर इनको आप सिर्फ एक अच्छा बॉडी लोशन, चाहे वो नारियल तेल ही क्यों ना हो, और मिक्स कर दो हल्के से स्टेरॉइड ऑइंटमेंट के साथ, उनकी इचिंग गायब हो जाती तो है। वो अलग कॉज है पूरा ही। हाँ, तो इचिंग एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, ड्राई स्किन, आपके सिस्टमिक डिजीजेस, इंटरनल प्रॉब्लम और लोकलाइज्ड एलर्जी भी हो सकता है। लेकिन जो एलर्जी की इचिंग है वो लोकलाइज्ड होगी, मतलब थोड़े से बॉडी पार्ट में होगी। लेकिन जो सिस्टमिक या इंटरनल कॉजेस की वजह से है, लिवर जैसे, तो उसमें पूरी बॉडी में इचिंग होती है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मौसम बदलने से क्या ऐसी हरकत होती है स्किन में कि आपको खुजली या कुछ और ऐसी हलचल जो है महसूस होती है? देखिए, हर मौसम के अपने अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं।
जैसे अगर आप समर और मॉनसून की बात करें जो अभी चल रहा है, इस दौरान आपको कीड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। जैसे कि इंसेक्ट बाइट, कि ओवरनाइट कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि वो जैसे ही आपके कांटेक्ट में आते हैं वो अपना बॉडी फ्लूइड और बॉडी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं जो आपके बॉडी के लिए, आपके खुद के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है, और उसके वजह से वहाँ बर्न टाइप का लीजन हो जाता है और आपको लगेगा अरे रात को तो सोते ठीक था, ओवरनाइट कैसे हो गया। तो वो इंसेक्ट बाइट डर्मेटाइटिस होता है। सिर्फ रेंगने से ही क्या, कि काटने से? सिर्फ रेंगने से भी। अच्छा। क्योंकि उनका बॉडी फ्लूइड निकल जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता, या तो एसिडिक होता है या अल्कलीन होता है। उसी तरह मॉनसून में एक सिनिडीबग पिगमेंटेशन भी होता है जो कि इंसेक्ट बाइट के वजह से होता है। उसमें आपको लगेगा ओवरनाइट आपके बॉडी में ब्राउन कलर के मार्क्स आ गए, ऐसा लगेगा कि फ्रेकल हो गया है, या आपको लगेगा ये पिगमेंटेशन कहाँ से हो गया, और वो भी एक इंसेक्ट के वजह से होता है जो कि आपके स्किन के कांटेक्ट में आके इस तरह का रंग छोड़ देता है। तो मॉनसून वाले में इंसेक्ट बहुत कॉमन होगा। उसी तरह अगर आप मार्च की बात करें, व्हेन द समर इज स्टार्टिंग, उस वक्त सन एक्सपोजर रिलेटेड एलर्जीज ज़्यादा होती हैं, क्योंकि विंटर्स में इतना सन था नहीं, आप कवर्ड क्लोथ्स में थे, वुलन क्लोथ्स में थे, और जैसे ही सन एक्सपोजर होता है तो बॉडी उसको डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, हर किसी में नहीं, कुछ लोगों में, और उसके वजह से ये सन एक्सपोजर रिलेटेड एलर्जीज हो जाती हैं जिसको फोटो सेंसिटिव या फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अच्छा, इसमें से कंटेजियस कौन सी होती हैं, जो संक्रामक कौन सी होती हैं कि जो एक दूसरे से लोगों में फैल सकती हैं? देखिए, हमने दो चीज़ों की बात की, एक्जिमा और इचिंग। एक्जिमा मोस्टली दूसरों को नहीं फैलता है। अच्छा। ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक्जिमा दूसरों को फैल सकता है, चाहे आप अंदरूनी एक्जिमा की बात करें या एक्जिमा बाहर के कारण से वजह से हो रहा है, वो किसी और को नहीं फैलेगा। लेकिन इचिंग में कुछ इन्फेक्टिव लीजन्स होते हैं। जब भी कोई एक बंदे से दूसरे बंदे में कोई चीज़ फैलती है तो उसका रीज़न यूजुअली इन्फेक्शन होता है। तो स्केबीज नामक एक इन्फेक्शन होता है जो कि सिर्फ प्रेजेंट करता है लॉट ऑफ इचिंग, मतलब बॉडी में इचिंग हो रही है, रात में खुजला कर आप सो नहीं पा रहे हो, वो दूसरों को फैल सकता है। और अक्सर हम लोग जब पूछते हैं तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर को भी सेम सिम्टम हो रखा होता है, सेम इचिंग हो रखी होती है। एक नॉर्मल एक्जिमा और एलर्जी किसी और को नहीं फैलेगा। मतलब वहाँ जहाँ बैक्टीरिया मौजूद है वहाँ फैलने की चांसेस हैं। इन्फेक्टिव कॉज है तो फैलना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इनका सबसे आम इलाज क्या है, एक्जिमा का और ये एलर्जीज का, दोनों का बताएं। देखिए, एक्जिमा एक बहुत लंबी बीमारी है। इसमें ये आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि एक साल में ठीक हो जाए या एक हफ्ते में ठीक हो जाए, तो ये इसका कोर्स बहुत लंबा होता है। इसमें एक्यूट एपिसोड्स होते हैं, मतलब सडनली स्किन बहुत रेड हो गई, बहुत आपको खुजली होने लगी, एंड देन रिमिशन के एपिसोड होते हैं, मतलब स्किन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। जब वो एक्यूट एपिसोड होते हैं और स्किन बहुत रेड हो रही है, आपको इचिंग अत्यधिक हो रही है, तब आप स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लगाते हैं। बट ये मेरा कहना है कि स्टेरॉइड ऑइंटमेंट, बट एक आम इंसान को शायद पता नहीं होगा कि स्टेरॉइड के भी 7 क्लासेस हैं, 7 कैटेगरीज हैं। उसमें किस टाइप का स्टेरॉइड यूज करना है, कितना पोटेंसी का यूज करना है, कितना स्ट्रॉन्ग यूज करना है, ये भी जरूरी है जानना। कोविड के बाद स्टेरॉइड को लेकर के बहुत सारे मिथ दिमाग में जो है क्रिएट हो गए कि ये नकारात्मक चीज़ ही है। स्टेरॉइड अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो वो नकारात्मक ही है। हम लोग एज डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर एक्सपर्ट, हम इसको बहुत कम दिनों के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम लोग एक्जिमा के लिए खाने वाला स्टेरॉइड देते हैं या लगाने वाला स्टेरॉइड भी देते हैं तो 3 से 5 दिन के बियॉन्ड नहीं देते हैं। कुछ लोग उसको बहुत यूज़ करते हैं, मैंने देखा उनकी स्किन पतली हो जाती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको हम लोग टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेज या कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये भी एक तरीके का एलर्जी है, क्योंकि उस पेशेंट की भी गलती नहीं है, उस आदमी की भी गलती नहीं है। वो एक हफ्ते के लिए वो ट्यूब लगाएगा, स्टेरॉइड ट्यूब चेहरे पे, और चेहरा गोरा हो जाएगा। और इंडिया में हर किसी को गोरा दिखना जरूरी है। तो वो जैसे ही उसको मान लो एक हफ्ते के लिए छोड़ेगा, उसकी फिर से स्किन डल लगने लगेगी। तो कभी वो इस साइकिल से निकल ही नहीं पाता है, और 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली ये स्टेरॉइड ऑइंटमेंट चेहरे पे लगाता रहता है। और जब आप कंटिन्यूसली स्टेरॉइड ऑइंटमेंट को लगाते हो तो आपकी स्किन को वो पतला कर देता है, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आपका लगा पाती है, बहुत रेड हो जाती है और बहुत ईजिली रैश भी हो जाता है। क्या वो इरिवर्सिबल भी है स्किन अगर पतली हो गई है तो?
इरिवर्सिबल तो नहीं बट काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। जो स्टेरॉइड डिपेंडेंसी आपके निकोटीन डिपेंडेंसी की तरह है। जब आप सिगरेट अगर एडिक्टेड हैं सिगरेट से और आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके के विथड्रॉल सिम्टम्स बताती है कि आप सिगरेट नहीं ले रहे हो, अरे एंग्जाइटी होगी, हाथ कांपेंगे। उसी तरह स्टेरॉइड का भी स्किन के लिए एक एडिक्शन हो जाता है। अगर आप स्टेरॉइड को छोड़ना चाहेंगे, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी। बहुत सारे दाने होंगे, बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत बेचैनी होगी, स्किन में सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो ऐसे में जैसे हम सिगरेट एडिक्शन के लिए करते हैं, डी एडिक्शन के लिए करते हैं कि पहले निकोटीन पैच देते हैं और धीरे धीरे उसकी पोटेंसी कम करते जाते हैं, स्टेरॉइड एडिक्शन में भी यही करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 कैटेगरीज होती हैं स्टेरॉइड की, और जो मेरा पेशेंट है उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड लगाया है, तो मैं उसको हटा के उससे एक कैटेगरी नीचे वाला स्टेरॉइड दूंगी, फिर 2 हफ्ते बाद उससे नीचे कैटेगरी वाला दूंगी, और धीरे 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 करके उसको एक माइल्डर स्टेरॉइड देती जाऊंगी एंड धीरे धीरे उसको एक मॉइस्चराइजर से रिप्लेस कर दूंगी। इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 months ये ठीक हो जाता है और पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है। चलिए ये बताइए, अच्छा स्टेरॉइड करता क्या है? अगर लोगों के दिमाग में ये है कि स्टेरॉइड के बारे में आप बता रहे हैं कि नकारात्मक चीज़ तो है लेकिन फ़ायदेमंद भी है, वो स्किन के लिए ज़रूरी भी है, क्या करता है वो? देखिए स्टेरॉइड कहाँ से आया? स्टेरॉइड हमारी बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस में रिलीज होता है। उसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन होता है। क्या वो पूरी तरीके से बेकार है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास मैं रात को जा रही हूँ और मुझे चाकू लेकर कोई चोर आ गया मेरा बैग लेने के लिए, तो वो कॉर्टिसोल ही है जो मुझे ये हिम्मत देगा कि या तो मैं फाइट करूं या ये अकल देगा कि वहां से भाग जाऊं। पर अगर वही कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हाई है तो वो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा। सेम गोज फॉर स्टेरॉइड ऑल्सो। स्टेरॉइड भी अगर आप इमरजेंसी के केसेस में लें कि आपको रैश हो गया है एज एन इमरजेंसी, कोई बड़ा आपके बॉडी में इन्फेक्शन है या कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस है, तो स्टेरॉइड यूजफुल है। लेकिन वही स्टेरॉइड आप लंबे समय तक लेते जाओगे तो आपकी वो बाकी बॉडी को बिठा देगा। आपके पैंक्रियाज में जाके डायबिटीज कर देगा, हाइपरटेंशन कर सकता है, आंखों में ग्लोकोमा कैटरैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट स्टेरॉइड बॉडी के हर पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, बट ओनली इफ इट इज डन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, आपने कहा कि हम उसको मिनिमाइज़ करके स्टेरॉइड डोज को और मॉइस्चराइज़र तक ले आते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करना कितना ज़रूरी होता है, इसके बारे में बताएं आप। देखिए मॉइस्चराइज़र के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉइस्चराइज़र मेक्स ऑयली स्किन लेस ऑयली एंड ड्राई स्किन लेस ड्राई। अक्सर काफ़ी लोग आएंगे मेरी स्किन तो इतनी ऑयली है, मैं तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगा। बट क्योंकि आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हो इसीलिए आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा फीडबैक मैकेनिज्म में काम करती है। कैसे? ऑयली स्किन तो मतलब दोनों का टेक्सचर सेम लगता होगा, तो लगते हो क्यों हम लगाएं, ऑलरेडी इतनी ऑयली स्किन है। इसको समझाएं कि कैसे मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन को भी कैसे हेल्प कर सकता है। जी, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी में ना एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह बॉडी काम करती है। आपकी ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइज़र आपने नहीं लगाया, बॉडी को लगेगा अरे मेरे पास इतने ऑयल ग्लैंड्स पड़े हुए हैं पर स्किन अभी भी ड्राई है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करो, ज़्यादा स्किन ऑयली कर दो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मॉइस्चराइज़र सुबह शाम लगाने लगो और आपकी स्किन ऑयली है तो बॉडी को लगेगा अच्छा बाहर से मॉइस्चराइज़र मिल रहा है, मुझे अपने ऑयल फैक्ट्री को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑयल सिक्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लगातार जब आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और बॉडी को पता है कि ये बंदा प्रेडिक्टेबल है, ये सुबह शाम हर रोज मॉइस्चराइजर लगाएगा, वो ऑयल सिक्रीशन कम कर देगा और आपकी ऑयली स्किन कम ऑयली हो जाएगी। दैट इज व्हाई आई से मॉइस्चराइजर मेक्स ऑयली स्किन लेस ऑयली। ड्राई स्किन वालों की स्किन ड्राई क्यों रहती है? उनकी बॉडी ने क्या ऑयल प्रोड्यूस करने का जो वो है? तो इसमें एक टर्म होता है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स। अब नॉट जस्ट स्किन ऑयली ड्राई, किसी का हाइट लंबा है, किसी का हाइट छोटा है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, किसी के बालों का रंग डिफरेंट है। हम सब में 2 आँखें, 1 नाक, 1 लिप्स हैं, 2 कान हैं, लेकिन सबके बॉडी में जेनेटिक के वजह से डिफरेंट मैकेनिज्म्स है बॉडी के। वही चीज़ स्किन का भी है। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन में एक मेजर फैक्टर का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। आप ये मानिए एक तरह से फैक्ट्री है बॉडी में जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है या ऑयल रेगुलेट कर रही है, किसी में वो कम है, किसी में वो ज़्यादा है।
सेम वे जिसमें किसी तरह से स्किन टोन किसी का फेयर है, किसी का डार्क है, सब में वही फैक्ट्री है, बट कोई कम प्रोडक्शन कर रहा है, कोई ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और इसी वजह से कुछ लोगों की स्किन जेनेटिकली ड्राई होती है या जेनेटिकली ऑयली होती है। तो जेनेटिक्स का बहुत रोल है इसमें, बिल्कुल, जीन्स का। तो आपने बताया कि जैसे हर स्किन, ऐसा समझा जाए कि हर बॉडी की स्किन अलग है। ऐसे में उन सलाहों का क्या करना चाहिए जो कहते हैं कि नहीं आपको ये साबुन यूज़ करना चाहिए और आपको ये कपड़े यूज़ करने चाहिए? आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह की एक आम राय बहुत तेज़ी से फैली हुई है। देखिए अगर हम इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया की बात करें और उसमें ये होता है कि अगर आपकी टैन स्किन है ये प्रोडक्ट लगा लो, आपकी ड्राई स्किन है ये प्रोडक्ट लगा लो, तो कई बार वो अगर एक्सपर्ट से आ रहा है तो वो हेल्पफुल एडवाइस होती है, बट वन साइज डज नॉट फिट ऑल इट। अगर आप स्किन केयर की बात करें, चाहे आपके फेस की या बॉडी की, वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि आप स्किन केयर तभी यूज़ करेंगे पहले वो आपके स्किन को कुछ सकारात्मक चीज़ें दे रहा है, इफेक्टिव है, या आपको वो सूट कर रहा है, आपको पसंद आ रहा है। तो ये बहुत एक पर्सनल चॉइस होती है और इसीलिए बेटर है कि आप एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट करें रादर दैन सोशल मीडिया में जो चल रहा है बस उसको फॉलो कर लें। तो आपके हिसाब से क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए मौसम बदलने पे अगर आपको एलर्जी होती है तो? देखिए अगर एलर्जी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। प्रिवेंटिव स्टेप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। प्रिवेंटिव स्टेप में ये है कि आपको अपनी बॉडी हमेशा मॉइस्चराइज करनी है। अगर आपको पहली बार कोई सीजनल एलर्जी हुई है, चाहे वो धूप से हो या कुछ प्लांट होते हैं जिसको पार्थीनियम, कांग्रेस ग्रास ये सब बोलते हैं, कुछ वीट की तरह होते हैं, वो नॉर्मल घास फूस होते हैं जो कि पार्क में होते हैं, अगर उसके वजह से आपको एलर्जी हो रही है और आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर लिया है कि आप इस वजह से हो, तो वो बोलते हैं कि जब आपका सीजन चेंज हो रहा है, स्पेशली समर मॉनसून्स, आप अपने कपड़े बाहर नहीं फैलाएं, क्योंकि उन कपड़ों में पॉलन के कण चिपक जाएंगे और वो आपकी स्किन के कांटेक्ट करके आपको एलर्जी करेंगे। तो अपने कपड़े अंदर सुखाएं और जब भी आप बाहर से आएं एक बार अपना बॉडी फोल्ड्स अच्छे से पानी से धो लें ताकि कोई भी पॉलन उससे चिपके ना। और अगर आप कहीं पार्क में टहलने जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलन एक्सपोजर है, बहुत घास फूस है, जंगली घास फूस है, तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए जाना बंद कर दें। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ रेगुलर मॉइस्चराइजेशन। अच्छा, और किसी को अगर एक्जिमा सालों से है या कहा जाए कि सालों से खुजली है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, अपने आप ठीक हुआ और फिर दोबारा से उनको मतलब बनी ही रहती है खुजली। तो एक्जिमा में और इस तरह की खुजली में भी क्या ये लाइफ टाइम भी रह सकता है, ऐसा है? अगर अंदरूनी एक्जिमा है तो लाइफ टाइम रह सकता है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया उसके एपिसोड्स होते हैं। एक टाइम होगा जिसमें वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा, और बीच बीच में वो ठीक भी रहेगा। तो एक्जिमा ऐसी बीमारी है वो कंटिन्यूसली हाई पे नहीं रहती, उसमें हाईज होते हैं एंड लोज होते हैं। तो बीच का टाइम ऐसा भी आता है अगर आप कोई ट्रीटमेंट ना भी लो कि अपने आप एक्जिमा ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर आप ट्यूब्स लगा लो, स्टेरॉइड ट्यूब्स लगा लो, तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। और क्या नहीं करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट में? बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट आती हैं जो स्किन को जला देती है, मैंने देखा है लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद वो दाग आजीवन रहते हैं उनकी स्किन पे, ना खुजली गई और नहीं तो स्किन जल भी गई। इस तरह की क्या और चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? देखिए जैसे कि काफ़ी लोग घरेलू उपाय में कोई चूना बोल देता है लगा लो, वो अल्कलीन होता है, जैसे कि आपने बताया अगर वो हम लगा देते हैं तो स्किन बर्न हो जाती है, अल्कलाइन बर्न हो जाता है। उसी तरह बहुत कॉमन रिएक्शन है, ऑब्वियसली एक्जिमा है, एलर्जी है, खुजली हो रही है, तो आपने पेन से खुजला दिया, किसी स्केल से खुजला दिया, कोई ऑब्जेक्ट से खुजला दिया। कुछ लोग कपूर लगाते हैं स्किन पे। हाँ, कपूर भी, कोई भी तरह का आप ये समझिए कि उस वक्त आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, आपकी स्किन बीमार है, आपका स्किन बैरियर बोलते हैं वो इंटैक्ट नहीं है। अगर आप बॉडी के पर्सपेक्टिव से देखें, स्किन एक रैपर है जो हमारी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। अगर उसमें अगर वो इच कर रहा है, वो फूल गया है, वो लाल है, उसमें स्वेलिंग है, मतलब उस एरिया का स्किन का बैरियर इंटैक्ट नहीं है, वो स्किन हेल्दी नहीं है, और उसमें आप कोई ऐसा बाहर का होम रेमेडी अप्लाई कर दो तो वो स्किन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और नॉर्मल स्किन बैरियर में स्किन का ये काम होता है जो भी ऊपर फालतू की चीज़ें हैं वो अंदर स्किन के अंदर ना पेनिट्रेट हो,
बट एक्जिमा में ऐसा नहीं होता. स्किन इज अनहेल्दी. जो भी आप उसके ऊपर लगाओगे वो डीपर स्किन लेयर्स पे भी जा सकता है. तो कुछ भी लगाना नहीं है जिससे आपका स्किन डैमेज हो जाए. उससे आपको रिलीफ तो नहीं मिलेगा और नुकसान हो जाएगा. आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट जो अपनी स्किन को जो है इस तरह से बर्न हो जाती है, वो लोग यूज़ करके होम रेमेडीज़? हाँ, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो खैर अवेयरनेस हो गई है. बट जब मैं एम्स में प्रैक्टिस करती थी तब बहुत सारे लोग आते थे, क्योंकि एम्स बीइंग अ टर्शियरी सेंटर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं. और गांव के लोग जब हैं तो हाँ, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं. कई बार मस्से हटाने के लिए भी वो घरेलू उपाय ले लेते हैं, और उसके वजह से वो मस्सा छोटा सा होता है और बड़ा सा उसके जगह निशान हो जाता है, बर्न मार्क हो जाता है. अच्छा, आपने कभी ओपीडी करते हुए महसूस किया है कि किसी को कोई ऐसी खुजली, एक्जिमा या स्किन की कोई एलर्जी हुई हो और उसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ा हो? कोई एंजाइटी ट्रिगर हुई हो उसकी वजह से, और या तो वो डिप्रेस रहने लगे हो अपने स्किन को लेके, अपीयरेंस को लेके? ये तो बहुत कॉमन है, बहुत. अगर आप जैसे कि ऐसा लगता है कि ये मामूली स्किन की ही तो बीमारी है. सोशली तो आइसोलेट करता है ना अगर आपको हमेशा सिम्टम्स आ रहे हैं. देखिए, जैसे कि आप विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा की बात करें तो उसके लिए तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. क्या है बीमारी, जरा समझाइएगा. ये एक बीमारी है जिसमें स्किन का एक जो स्किन टोन होता है सबका, वो एक पिगमेंट के वजह से होता है, मेलानिन. और इस बीमारी में, विटिलिगो में, मेलानिन के अगेंस्ट ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाता है. ऑटो इम्यून एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. इसमें आप ये मान के चलिए कि हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करते हैं. कई बार, जैसा कि मैंने आपको बोला, मशीन है, मशीन का शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो इम्यूनिटी सेल्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इन्फेक्शन वो हमारे बॉडी को ही फाइट करने लगते हैं. और ऐसे में अगर वो मेलानिन स्किन पिगमेंट को फाइट करने लगते हैं तो वहां पे वाइट निशान हो जाता है स्किन पे. मेलानिन वहां से गायब हो जाता है. उसको बोलते हैं विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा. इसमें कॉमन जनता में ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये फैलता है, छूने से फैलता है. तो इसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा सोशल आइसोलेशन हो जाता है और इससे वो बहुत परेशान रहते हैं. फिर आप लेप्रेसी की बात करें, ये एक इन्फेक्शन है. ये पहले एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक था जिसमें आपके हाथ टेढ़े हो जाते थे, आपको क्लॉ हैंड हो जाता था. वो लेप्रेसी तो एक्चुअली में छूने से फैलती है. तो वहाँ पे अगर किसी गांव में पता लग गया कि उसको लेप्रेसी है तो उसमें भी उसके लिए बहुत सोशल आइसोलेशन हो जाता है. तो ये सारी चीज़ों से, कुछ चीज़ों में सच्चाई है और कुछ चीज़ें सिर्फ मिथ है. पर ये स्किन की प्रॉब्लम हमेशा दिमागी परेशानी का कारण तो होती ही है. अच्छा, किसी को अचानक घर में अगर खुजली हो जाए शुरू, और तो वो क्या फर्स्ट एड अपनाना चाहिए उसको तुरंत, डॉक्टर से मिलने से पहले? अगर बहुत हम सबके पास एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं घर पे. हमारे पास एलेग्रा होता है, एवेल होता है. दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. और इसमें कई लोग परेशान होके जाते हैं. एलेग्रा तो एडवांस हो गया ना थोड़ा सा? बिल्कुल भी एडवांस नहीं है. अच्छा. एलेग्रा का केमिकल कंपोजिशन इज फेक्सोफेनाडीन. ये सबसे ज़्यादा इजी दवा है और किसी भी लिवर, किडनी, हार्ट, लॉन्ग टर्म किसी में भी नुकसान नहीं करेगी. एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस जो होते हैं, जिसको हम लोग मेडिकली एंटी हिस्टामिन बोलते हैं, आपका सिट्रजीन, लीवोसिट्रजीन, एलेग्रा, एटरैक्स, ये ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी और दवाइयों के साथ ले सकते हैं और कोई ड्रग इंटरैक्शन नहीं होगा. कोई लॉन्ग टर्म सिस्टमिक प्रॉब्लम, किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होगा. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक. आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टेरॉइड्स लीजिए. यस, उसको लॉन्ग टर्म अनसुपरवाइज देने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ये जो एंटी एलर्जिक्स हैं वो आप रूटीनली ले सकते हैं. और इसमें अगर इचिंग हो गया, लोगों का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि किसी डिस्पेंसरी भागो या किसी एरिया में जाके सबसे पहले 2 इंजेक्शन लगवा लो. और वो इंजेक्शन एक स्टेरॉइड और एक एवेल का इंजेक्शन होता है. तो वो अवॉइड करना है. ऐसे इमरजेंसी केसेस में ऐसा नहीं होगा कि वो इंजेक्शन आपको ज़्यादा फास्टर रिलीफ दे देगा. और क्यों स्टेरॉइड का इंजेक्शन, साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं. तो आप बस एक एंटी एलर्जिक लीजिए, 2 घंटा वेट करिए और बॉडी को मॉइस्चराइज करिए. कई बार मॉइस्चराइजेशन से ही काफ़ी इचिंग में कंट्रोल हो जाता है. उस लोकेशन को मत छेड़िए जहाँ पे आपको जो इचिंग हो रही है. हाँ, लेकिन उस एरिया को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लीजिए. अच्छा, एक सवाल ये था कि शरीर के किस हिस्से में एक्जिमा का होना क्लिनिकली बहुत डेंजरस माना जाता है? देखिए, हिस्से में तो नहीं, कई बार वो हिस्ट्री से जानना पड़ता है. एक्जिमा अगर आपको ड्रग रिएक्शन के वजह से हो रहा है,
कोई आपने दवा ले ली है, उसके रिएक्शन के वजह से अगर आपको एलर्जी हो रही है, वो बहुत जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इसमें एक डिजीज़ होती है स्किन स्कारलेट सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इसका हिंदी में मतलब ये है कि आपने कोई ड्रग लिया, वो बॉडी आपसे ड्रग का रिएक्शन हो गया और आपकी स्किन इस तरह से हो गई जैसे बर्न पेशेंट की स्किन हो जाती है, स्काल्डेड हो गई, स्किन की पूरी एक लेयर निकलने लगी। इस टाइप के जो एक्जीमाज होते हैं, इस टाइप के एलर्जीज जो होते हैं, वो जानलेवा होते हैं। इसमें ये नहीं पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही है तो ही जानलेवा है, बट वो आपके हिस्ट्री से पता लगेगा। अगर वो ड्रग रिएक्शन है तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा और कौन सी एलर्जीज हैं जो जानलेवा हो सकती हैं स्किन की? देखिए, एलर्जी हम उस सेंस में बात कर रहे हैं कि ये बहुत कोई भी स्किन का रैश है या स्किन का लीजन है, दैट इज एन एलर्जी। तो उसमें कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। डिजीज स्पेसिफिक बताइएगा। हाँ, जैसे कि पेम्फिगस वल्गैरिस करके एक बीमारी होती है जिसमें छोटे छोटे फफोले टाइप निकलते हैं बॉडी में और फिर वो टूट कर आपके स्किन में रॉ लीजन्स बना देते हैं। तो आपकी स्किन एक्सपोज हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह सोरियासिस बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को सोरियासिस के बारे में पता है। अगर ये भी बहुत मात्रा में हो जाए, 80% से भी ज़्यादा आपकी बॉडी को इन्वॉल्व कर ले, तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोडर्मा। और इसमें होता क्या है, स्किन एक बैरियर है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। उसका काम है आपकी बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना। अगर वो 80% डैमेज हो गया है, चाहे वो किसी चीज़ से भी हो जाए, तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हैं। इन्फेक्शन को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, सेप्सिस होने के चांसेस हैं। तो स्किन के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो ढंग से वो कर नहीं पाएगा और उसके वजह से आपको जानलेवा प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, सारे जितने भी पॉल्यूशन से लेकर के जो भी बैक्टीरियाज हैं सबसे। क्या मैम लंबे समय तक अगर आपको स्किन की कोई डिजीज़ है, एलर्जी है, एक्जिमा है, तो ये कोई सिस्टमेटिक इंटरनल चेंज ला सकती है बॉडी में? अगर लंबे समय तक आपको कोई भी एक्जिमा है तो कई बार वो हाइपोथर्मिया और आपका टेम्परेचर डिसरेगुलेशन कर सकता है। उसी तरह अगर आप कई बार जो लंबी बीमारियां होती हैं, लंबा एक्जिमा होता है, उसमें आपको कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं। वो दवाइयां भी इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं, इम्यूनिटी को कम करने के लिए होती हैं। तो उससे भी कई बार आपका ब्लड काउंट कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, कई बार उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारा अगर आप लंबा कोई भी बीमारी रखोगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर वो दवा है, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, इस बातचीत का आखिरी सवाल मेरा ये है, जो हमने एक थोड़ा सा टच भी किया कि सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे ऐसा बता रही थी कि बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। लोग मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, स्टेरॉइड्स के बारे में तो आपने बताया ही, इससे जुड़े सिम्टम से जुड़े, डायग्नोसिस से जुड़े और ट्रीटमेंट से जुड़े, तीनों से जुड़े हुए हज़ार मिथ जो हैं मौजूद हैं। बहुत कॉमन मिथ क्या है जो आपको ओपीडी करते हुए रोज़ दिखते हैं? देखिए, सिम्टम्स रिलेटेड तो ये है कि ये किसी खान पान से नहीं हो रहा है। सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैंने क्या खाया पिया जिसके वजह से ये हो गया। तो अक्सर एक्जिमा एलर्जी किसी खान पान के वजह से नहीं होता। कोई फूड एलर्जी भी अक्सर बॉडी में, स्किन में कोई सिम्टम नहीं देता। फूड एलर्जी का सबसे कॉमन सिम्टम आपका पेन, एब्डोमेन, आपका डायरिया, उल्टी, ये सब होता है। स्किन का अक्सर फूड एलर्जी का कोई सिम्टम नहीं होता। दूसरा, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि क्या मेरे से किसी और को फैल जाएगा। तो ये सारे एक्जिमा कंटाजियस नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो इन्फेक्टिव हो। और तीसरा सबसे कॉमन ये है कि अगर आपको किसी चीज़ से आज एलर्जी हुई है तो आपने उसको पहले कभी यूज़ नहीं किया होगा। कहने का मतलब, अगर जैसे हेयर डाई एलर्जी है, लोग अक्सर जब उनको हेयर डाई एलर्जी बताया जाता है कि उनको हेयर डाई से एलर्जी हो गया है, उनका पहला स्टेटमेंट यही होता है कि मैं तो सालों से हेयर डाई यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई चीज़ सालों से भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रिगर बाद में हुआ हो, 11-12 साल से भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी 13वें साल हेयर डाई से एलर्जी या किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। सीमेंट का एक्सपोजर पहले भी हुआ है तो भी आज आपको 5 साल के बाद सीमेंट से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि बॉडी कब उसको सेंसिटाइज करके कब उसका रिएक्ट करेगी वो बॉडी पे निर्भर करता है, हम में आप पे नहीं। अच्छा, और डायग्नोसिस से जुड़े हुए, ट्रीटमेंट से जुड़े हुए कोई अगर मिथ अगर आप बताएं? डायग्नोसिस
ट्रीटमेंट में तो क्योंकि ये कई है लोग ना टेस्ट कराते रहते हैं एलर्जी का जी खुद से ही, और वो उनको फिर लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। सो जैसे एक कॉमन हाइव्स या पित्त का एक बीमारी होता है, अर्टिकेरिया बोलते हैं, उसमें कई बार डॉक्टर्स भी एक लंबा सा एलर्जी टेस्ट बोल देते हैं कि आप ले लो, कि और उसमें आता है कि आपको बैंगन से एलर्जी है, आपको कॉलीफ्लावर से एलर्जी है, और वो किसी भी काम का नहीं होता है। वो 14-15 हज़ार रुपये का होगा। इवेंचुअली उस एलर्जी टेस्ट के बाद भी आपको एंटीहिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक लेने होंगे। तो ऐसा एलर्जी टेस्ट ना करें, उससे आपके पैसे जाएंगे, कोई आपके ट्रीटमेंट लाइन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इस तरह के अननेसेसरी टेस्ट से दूर रहना है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लूँ, कोई खून में मेरी कमी है वो करवा लूँ, खून में कोई खराबी तो नहीं हो गई है वो करवा लूँ तो पता लग जाए। स्किन की मोस्टली जो बीमारियां होती हैं वो या तो आंखों से डायग्नोस हो जाती हैं, या जो नहीं हो रही हैं उसके लिए स्किन बायोप्सी करते हैं। उसके अलावा हार्डली टेस्ट होते हैं खून के, जो कि स्किन डिजीज या इवन एक्जिमा को डायग्नोसिस के लिए चाहिए होते हैं। खुद ही लोग आजकल एलर्जी प्रोफाइल वगैरह करा रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करा ले रहे हैं लोग गूगल करके। हाँ, इट इज अननेसेसरी। अगर आपकी बॉडी एटोपिक है, आपको एक्जिमा प्रोन है बॉडी, आपको अर्टिकेरिया है, तो आपके आईजीई एंटीबॉडी ज़्यादा आएगा ही आएगा। पर उससे क्या आपके ट्रीटमेंट लाइन में कुछ डिफरेंस आ रहा है? कुछ भी नहीं डिफरेंस आ रहा है। तो अनटिल अनलेस आपका डायग्नोसिस में आपको डाउट है कि आपको एज अ डॉक्टर कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है, तो आप टेस्ट करवाओ ना। 90% आंखों से और इवैल्यूएशन से ही समझ आ जाता है कि क्या बीमारी है, और कोई और टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये भी कि आप जो है आपकी स्किन, सबकी स्किन सेम नहीं है, सबकी इम्यूनिटी अलग है, सबके जो है स्किन के जो नेचर है वो अलग है। तो किसी का देखा देखी आप जो है इलाज ना करें, ना कोई दिमाग में ऐसा भ्रम पालें कि सामने अगर परिवार में है किसी को तो आपको होना ही है। आप जो है स्किन के डॉक्टर से मिलें। जी, शुक्रिया मैम आने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव के साथ मौसमी एलर्जी, खुजली और एक्जिमा जैसे स्किन इश्यूज़ पर। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, ये समझने में मदद मिली होगी कि आपकी स्किन यूं ही रिएक्ट नहीं करती है। अगर आपको मौसम बदलते ही कोई परेशानी शुरू हो जाती है, या पहले कोई खुजली या परेशानी है पहले से, तो इसे नज़रअंदाज मत करिए। सही समय पर सही सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ज़रूरी और दिलचस्प मुद्दे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुद का और अपनी स्किन का ख्याल रखिए। अगर ये बातचीत आप YouTube पर सुन और देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अगर आप इसे किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग दीजिए। शुक्रिया।